खाली एक बार आवाज चेक कर लीजिएगा, आ रहा है ना? उस पे चलिए, लास्ट क्लास में आप लोग को दिए थे यूनिफाइड एकेडमी, कीजिए ना। चलिए, लास्ट क्लास में आप लोग का व्हीट स्टोन ब्रिज और केल्विन्स ब्रिज कंप्लीट हो गया था, जिसमें व्हीट स्टोन का हम पूरा कैलकुलेशन किए थे और केल्विन का कहे थे कैलकुलेशन करके देखिए। हाँ? आ रहा है ना? ठीक है, तो केल्विन वाला आप लोग कैलकुलेशन किए थे। केल्विन वाला आप लोग कैलकुलेशन किए थे। हम तो यहाँ पे सिर्फ दिखा दिए थे ना, आप लोग को बोले थे ना कर लेना है। अब पिछले क्लास नहीं होगा, पीपीटी अलग है, ये अलग है। लास्ट क्लास में चलाते रहेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जाके एक बार केल्विन वाला कर लीजिए, और अगर दिक्कत है तो बोलिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो अपने हाथ से किया रहेगा तब ना होगा। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो डीसी ब्रिज हो गया था। आज हम लोग एसी ब्रिज पे आ रहा है, जिसमें 2 आज करेंगे, 2 और बाकी रह जाएगा, आप लोगों का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग मेनली इंडक्टेंस का मेजरमेंट पे रहेंगे। इंडक्टेंस सबसे पहले एक आप लोग के मन में आएगा डिफरेंस की डिफरेंस क्या है एसी ब्रिज और डीसी ब्रिज का। ये बात हम पूरा लिख दिए हैं। जैसे कि एसी ब्रिज में बोले थे ना कि आप लोग कुछ भी चीज नाप सकते हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब आ सकता है, फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो डीसी ब्रिज है उसमें मेनली आपको रेसिस्टेंस नापिएगा। ठीक है, एसी ब्रिज में आपको एसी पावर सप्लाई करना है। जहां इंडक्टेंस आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, इसको एसी पे ही उन लोग एसी पावर सप्लाई चाहिए। लेकिन रेसिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए आप लोग को डीसी पावर सप्लाई चाहिए। उसी तरीके से जो डिटेक्टर होता है, हम लोग डीसी में क्या लगाए थे डिटेक्टर के लिए? डीसी डिटेक्टर डिटेक्ट करने के लिए क्या लगाए थे? कल ही पढ़ाए हैं। हा? अच्छा काम की, और अच्छा से बोलने कल नहीं आए थे। गैल्वेनोमीटर लगाए थे। तो ऐसे कीजिएगा तो आप लोग कहाँ से होगा? क्लास रिकॉर्डेड भी है, आप लोगों को सुनना भी तो कम से कम चाहिए। अब नहीं सुनिएगा तो कैसे होगा काम? एसी ब्रिज में एसी पावर सप्लाई, डीसी ब्रिज में डीसी पावर। इसमें डिटेक्टर में वहां पे डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर लगाए थे, यहाँ पे अलग अलग डिटेक्टर यूज होता है। जैसे कि इसमें एक हेडफोन भी एक डिटेक्टर है। एसी ब्रिज के लिए वैगनर अर्थ, ये सब उसका अर्थिंग करने के लिए यूज होता है। और मेनली व्हीट स्टोन ब्रिज और केल्विन ब्रिज ही है डीसी ब्रिज का टाइप। और इसका टाइप 7 तरीके का है, जिसमें 4 तरीके आप लोग को पढ़ना है, बाकी 3 तरीके का नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आएगा एसी ब्रिज। ठीक है, तो एसी ब्रिज में हम लोग मेनली रेसिस्टेंस भी नाप सकते हैं, कैपेसिटेंस भी नाप सकते हैं, इंडक्टेंस भी नाप सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी नाप सकते हैं, और या म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस समझते हैं? नहीं पढ़े हैं? एल पढ़े थे कभी? एल इंडक्टेंस, एल जो था वो इंडक्टेंस था, और एम जो था वो म्यूचुअल इंडक्टेंस था। अगर आप इसमें पावर सप्लाई दीजिए, इसके अपने आप म्यूचुअली इंड्यूस होके इसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि गुस्सा में कोई टीचर रहेगा तो अपने आप आदमी को डर नहीं लगने लगता है। कुछ मारा नहीं है, खाली खड़े रहेगा तो डर लग जाएगा। तो वो डर क्यों हुआ है? इंड्यूस हुआ, म्यूचुअली इंड्यूस हुआ। टच नहीं ना किया तो वही हुआ, म्यूचुअली इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हम लोग एसी ब्रिज से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एसी ब्रिज और डीसी ब्रिज में टोपोलॉजी इक्वल रहता है। वहां पे क्या था? यहाँ पे रेसिस्टेंस था, सब जगह रेसिस्टेंस था। डीसी ब्रिज में इसमें जो है चारों जगह जो है आपका इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस क्या होता है? आर प्लस जे ओमेगा एल, या प्लस
जे बाई ओमेगा सी माइनस हो जाएगा अगर यहाँ रखेंगे तो, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस, इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस हो जाता है तो इसको कहते हैं इम्पीडेंस, इसको कहते हैं इम्पीडेंस। समझ में आया? ठीक है। तो इम्पीडेंस में क्या होता है? रेसिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। तो ये जो जेड है ये डिनोट होता है जेड से, ये डिनोट होता है जेड इक्वल टू इतना होता है, ये डिनोट होता है जेड से। और इम्पीडेंस का उल्टा क्या होता है? इम्पीडेंस का उल्टा कहता है एडमिटेंस, यानी कि z इक्वल टू 1/y होता है, या y इज इक्वल टू 1/z बोलेंगे, और इसका नाम है एडमिटेंस। एडमिटेंस। तो ये सब चीजें हम लोग डीसी ब्रिज से नहीं नाप सकते हैं, ये सब नाप मेजर करने के लिए आपको एसी ब्रिज से यूज होगा, जिसमें से 4 ब्रिज आप लोग को पढ़ना है। तो एसी ब्रिज का जो टोपोलॉजी है सेम वही है जो डीसी ब्रिज में था, बस इसके जगह हम लोग अब इसमें भी वही रखेंगे। आप लोग को ये दोनों आप लोग को पता रहेगा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड लगा देंगे, जो मेजर करना है यहाँ लगा देंगे। तो जो चीज आप लोग व्हीट स्टोन ब्रिज में किए थे वही करेंगे। इसका डिटेक्टर पार्ट अलग हो जाएगा, यहाँ पे डिटेक्टर अलग होता है डीसी ब्रिज से। और यहाँ जो पावर सप्लाई है ये एसी पावर सप्लाई है, वहां पे डीसी पावर सप्लाई बैटरी से कर रहे थे, ठीक है, बैटरी से पावर सप्लाई था। चलिए ये हो गया एसी ब्रिज। चलिए अब जो बैलेंसिंग कंडीशन है, जो बैलेंसिंग कंडीशन है वहां पे हमारा क्या आया था? वहां पे आर बराबर क्या आया था? आर बराबर क्या होता है? P/Q इंटू एस। उसी तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा, P/Q की जगह क्या है? Z1/Z2 हो जाएगा, और ये Z4 उधर चल जाएगा, Z3 जा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए Z4 पे लगा दिया है तो Z2/Z1 हो जाएगा, Z3 निकलता तो उल्टा हो जाता, यहाँ पे करके सेम आ गया, वही है Z1 Z2 ये। तो सिमिलरली जैसे वहां था यहाँ था ना, क्या कहिएगा, RQ इक्वल टू PS, वैसे ही यहाँ पे है Z1 Z4, यानी कि अपोजिट आर्म, अपोजिट आर्म, ये और ये और ये, कोई दिक्कत? सिमिलरली वही चीज है जो डीसी में था, जहाँ की वहां P और Q जो था वो फिक्स था और उसका रेशियो हमको पता था, तो यहाँ पे भी ये दोनों फिक्स है। Z3 को यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड बना दिए हैं और Z4 को अननोन पलट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ नोट में बोल रहा है वी कैन चूज एनी ऑफ those 4 impedance as fixed impedance, one impedance as standard variable impedance, and the other impedance as unknown impedance based on the application। मेरा एप्लीकेशन क्या है, हम क्या मेजर करने वाले हैं, उससे क्या काम करने वाले हैं, उसके अनुसार Z का हम लोग, हो सकता है मेरा एक रेसिस्टेंस लगाने से ही Z हो जाए, हो सकता है वहां पे हमको इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगाना पड़ जाए, हो सकता है हमको सिर्फ कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़े, हो सकता है कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़े, जैसा भी मेरा रिक्वायरमेंट है बस आर्म का हम लोग चेंज करेंगे और अपने रिक्वायरमेंट को एज इट इज जो व्हीट स्टोन ब्रिज में करते हैं वैसे ही करके पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब है टाइप्स ऑफ डिटेक्टर। अभी बोला था ना कि एसी ब्रिज में तो नॉर्मल गैल्वेनोमीटर लगा के डिटेक्ट कर लेते हैं,
डीसी में एसी में जो है, अब एसी पावर सप्लाई है तो यहाँ पे जो है हम लोग ये 3 डिटेक्टर लगा सकते हैं, जिसमें एक है वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर नॉर्मल गैल्वेनोमीटर से अलग होता है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर जो है ये रेजोनेंस पे काम करता है। रेजोनेंस एक अलग चीज है, वो रेजोनेंस कभी पढ़िएगा तो उसमें पढ़ाएंगे। पूरा का पूरा रेजोनेंस पे, जितना एंटीना वगैरह है सब रेजोनेंस पे काम करता है। हेडफोन एक ट्यून एम्पलीफायर। ट्यून एम्पलीफायर जो होता है ट्यूनिंग करते हैं, जैसे कि आप रेडियो में कभी पुराना रेडियो का ट्यूनिंग कर किए हैं, पुराना वाला रेडियो में, हाँ, तो आप क्या मानिएगा कि जो पुराना वाला रेडियो में मान लीजिए 98.3 है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा आवाज आएगा, और इसके आसपास डेविएट होइएगा तो साउंड कम, मतलब उसमें नॉइज ज्यादा आवाज कम, ठीक है। तो ये ट्यूनिंग हुआ, मतलब ट्यून एम्पलीफायर ऐसा होता है, यानी कि ये इसका बैंडविड्थ कहलाएगा और ये इसका गेन, यानी कि ट्यून एम्पलीफायर में गेन बहुत ज्यादा होगा और बैंडविड्थ बहुत कम होगा। यही है ट्यून एम्पलीफायर, ठीक है। अब जो है वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर जो है वो किस पे काम करता है, रेजोनेंस पर काम करता है, ठीक है। यानी कि अगर ब्रिज अनबैलेंस है तो वो रेजोनेंस कंडीशन नहीं आएगा, और जब अगर ब्रिज बैलेंस है तो मेरा रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेडफोन। हेडफोन लगाए हैं तो यानी अगर ज्यादा साउंड कर रहा है, हेडफोन से आवाज आएगी, तो यानी कि अभी मेरा ब्रिज बैलेंस नहीं है, और जैसे ही साउंड आना बंद हो गई तो यानी कि मेरा ब्रिज बैलेंस हो गया, ठीक है। जैसे कि कभी कभी हम लोग जानबूझ के नॉइज को डाल के रखते हैं। अगर कभी वायरलेस वाला पुलिस का गाड़ी पे कभी बैठने का मौका मिला है, नहीं मिला है, तो वहां देखिएगा कि एनी टाइम कंटिन्यू करते रहेगा, ताकि आदमी को पता रहे कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, और जैसे ही इन्फॉर्मेशन आना रहेगा वो बंद हो जाएगा, और इन्फॉर्मेशन हेलो हेलो यहाँ पे यहाँ जाना है, वहां पुलिस वैन, अगर वो नहीं करता रहेगा तो एक, हाँ, मतलब हम लोग कब आया इन्फॉर्मेशन चला गया कोई जानेगा ही नहीं। तो कभी कभी जानबूझकर भी नॉइज रखा जाता है, ताकि आदमी जाने कि नॉइज खत्म हुआ है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन आने वाला है। जैसे ही नॉइज खत्म हुआ यानी कोई इन्फॉर्मेशन आने वाला है, तो सब चौकन्ना हो जाइए, यानी कहीं जाना पड़ जाएगा या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज है हेडफोन का में भी वही है, आपका अगर साउंड आ रहा है तो वो ब्रिज बैलेंस नहीं है, साउंड नहीं आ रहा है तो ब्रिज बैलेंस है। नेक्स्ट है ट्यून एम्पलीफायर। तो ट्यून एम्पलीफायर में ट्यूनिंग को हाई कर रखते हैं, ठीक है। अनबैलेंस कंडीशन में if the bridge is unbalanced the output of tune amplifier is high, if the bridge is balanced output of the amplifier is 0, ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ डिटेक्टर, यानी कि इसमें जो है पहले जैसा काम नहीं करेंगे, ये अलग है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। आज हम लोग इंडक्टेंस का 2 पार्ट आप लोगों को पढ़ना है, मैक्सवेल ब्रिज और हेज ब्रिज, ठीक है। मैक्सवेल ब्रिज और हेज ब्रिज 2 पढ़ना है, यानी कि इंडक्टेंस के मेजरमेंट हम लोग करेंगे। इंडक्टेंस क्या होता है, ये क्या है, इंडक्टर है, इसको एल से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी, जिसको डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। और बाकी इसका अपना पूरा का पूरा ये है, आप लोग को सर्किट थ्योरी में नेटवर्क में ये सब पूरा पढ़ना है कि इंडक्टर क्या है, कैसे है, एसी में कैसे काम करेगा, डीसी में कैसे काम करेगा, ये सब नेटवर्क में पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग उसका सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस का मेजरमेंट पढ़ रहे हैं कि वो कितना हेनरी का वहां पे है, ठीक है। मैक्सवेल ब्रिज में क्या होता है, द ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इंडक्टेंस की बात होगी तो वो सेल्फ इंडक्टेंस होगी, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करता है। ये एडवांस फॉर्म में कोई भी ब्रिज जो हम लोग पढ़ते हैं वो सभी का सभी बीट स्टोन ब्रिज पे बेस करके ही बना है। बीट स्टोन ब्रिज इस सबका एक तरह से कह सकते हैं कि वो बाप है, बाकी सब उससे बेटा लोग निकला है, ठीक है। सबका अलग अलग काम है, जैसे कि था ना 5 पांडव, एगो भाला अच्छा चलाता था, एगो गदा अच्छा चलाता था, एगो तीर अच्छा चलाता था, ठीक है, लेकिन सब बेटा किसका था, पांडु का। उसी तरीके से है, सब बीट स्टोन ब्रिज ही मेन है, इसी को अलग अलग एडवांस फॉर्म में अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। ये समझ में आ गया मैक्सवेल ब्रिज। अब इसका आगे का देखते हैं। मैक्सवेल ब्रिज में आप लोग को 2 तरीके का मैक्सवेल ब्रिज देखना है, एक है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज
और दूसरा है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, यानी कि एक में सिर्फ इंडक्टेंस यूज करेंगे और एक में कैपेसिटेंस भी यूज करेंगे, कैपेसिटर भी यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो कह रहा है कि मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में है, इन सच टाइप ऑफ ब्रिज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इट विद द वैल्यू ऑफ नोन वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे कि हम लोग डीसी ब्रिज में करते थे ना, रेजिस्टेंस निकालना रहता था तो वो जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस था उससे कंपेयर करते थे, सेम काम यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, इसका कनेक्शन देख लेते हैं। ये इसका कनेक्शन है। इस कनेक्शन में अब आप देखिए, ये इसका कनेक्शन है। ये हो गया Z1, ये पूरा हो गया Z1, ये हो गया Z3, ये हो गया Z4, ये हो गया Z2। कोई बात नहीं, इसे को कुछ मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे Z1 बराबर क्या लिख सकते हैं, Z1 बराबर क्या लिख सकते हैं? अरे नहीं नहीं, ये कंपोनेंट से बोलिए। R1 प्लस जे ओमेगा L1। ठीक है, हम मानते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी इसका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है। ये हो गया। उसी तरीके से Z3 बराबर क्या लिखेंगे? हाँ, सिर्फ Z3 में सिर्फ रेजिस्टेंस है। हाँ, Z2 बराबर क्या लिख सकते हैं? ये R2 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं? R2 प्लस जे ओमेगा L2। और Z4 के क्या लिख सकते हैं? सिर्फ R4। ठीक है, ये हम लोग का पता चल गया। L1 क्या है? अननोन इंडक्टेंस है। और L2 क्या है? वेरिएबल इंडक्टेंस ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस R1 है। R2 क्या है? ये R2 होगा। ठीक है, R2 क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ इंडक्टेंस L2। ठीक है, और R3 R4 जो है मेरा नॉन इंडक्टेंस रेजिस्टेंस है, यानी कि ये ऐसा रेजिस्टर है जिसमें कि मेरा इंडक्टेंस नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ R का वैल्यू है। अब ये जो हम लोग लिखे हैं, यहां से ऐसे लिख सकते हैं Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। वैल्यू रख दीजिए। Z1 कितना है? R1 प्लस जे ओमेगा L1। Z4 कितना है? R4 बराबर Z2 कितना है? R2 प्लस जे ओमेगा L2। और Z3 कितना है? R3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? R1 R4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? जे ओमेगा L1 R4। और यहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ गया? R2 R3 जे ओमेगा L2 R3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत? ये लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से हम करते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट को हम इक्वेट करते हैं तो रियल पार्ट क्या क्या है? R1 R4 R2 R3, जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया। यानी कि रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 आ गया। और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो जे ओमेगा कट जाएगा। L1 R4 L2 R3। ये दो रिजल्ट आया ना, कोई दिक्कत? यही आप लोगों को कहते हैं केल्विन डबल ब्रिज में करने के लिए, केल्विन ब्रिज में करने के लिए। हम किए नहीं पीपीटी में, तो आप लोग भी कहें कि नहीं किया है। कर लिया कीजिए। कुछ चीजें हम छोड़ के चाहते हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप घर पे जाके कीजिएगा। ये आ गया ना, एट बैलेंस, ये आ जाएगा। ठीक है, R2 की जगह R2 प्लस R2 लिख दिया है। अब यहाँ पे ये जस्ट यहाँ पे ये छोटा सा जो R2 है ना, इंडक्टेंस में प्योर इंडक्टर कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत इसमें रेसिस्टर भी होता है। ये चीज को यहाँ पे प्लस कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो R3 R4 है, इसको आप लोग वैरी भी करा सकते हैं अलग अलग रेसिस्टेंस को यूज करके। ठीक है, रेसिस्टेंस बॉक्स होता है, एक पूरा बॉक्स आता है, उसमें जहां जहां रहेगा, या इस नॉब में डालिएगा तो इतना रेसिस्टेंस, इस नॉब में डालिएगा तो इतना रेसिस्टेंस। आप चाहिए तो अपना उसका वैल्यू भी अलग अलग लगा सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका मैक्सवेल ब्रिज। ये मैक्सवेल ब्रिज हो गया। अब इसमें मैक्सवेल में कैपेसिटेंस ब्रिज, इसमें जो है अननोन
रेसिस्टेंस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें हम लोग मेजर क्या कर रहे हैं, अननोन रेसिस्टेंस को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर। देखिए ये जो एरो मार्क करता है ना, इसका मतलब है कि आप उसको वेरी कर रहे हैं, लेकिन जो चेंज कर रहे हैं वो आपको पता है, कितना कर रहे हैं ये आपको पता है। इसको स्टैंडर्ड वर्ड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटेंस, ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू आप वेरी कर सकते हैं। अब दो कैपेसिटर का वैल्यू कैसे आप लोग वेरी कीजिएगा, मतलब कैपेसिटर है उसका वैल्यू कैसे वेरी करिएगा। जैसे ये हम बोल दिए रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस में क्या करेंगे, जस्ट उसका लेंथ, पोटेंशियोमीटर देखे हैं कभी, पोटेंशियोमीटर देखे हैं, आर बराबर रेसिस्टेंस क्या होता है, यही ना होता है। या तो इसका एरिया चेंज कीजिए, यानी तार को मोटा कर दीजिए, आप तार को तो मोटा कीजिएगा नहीं, तार का लेंथ बढ़ा सकते हैं। ये तो तार का फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये आप कर नहीं सकते हैं, तो बचा क्या ये, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ बढ़ाइएगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि आर को आप वैरी कैसे करा रहे हैं, उसको लेंथ बढ़ा के, और जितना करा रहे हैं आपको पता है। तो कैपेसिटेंस में क्या करिएगा, या तो दो कैपेसिटर क्या होता है, प्लेट कैपेसिटर या स्फेरिकल जो भी होगा, या तो उसका डिस्टेंस को बढ़ाइएगा घटाइएगा, या उसके एरिया को बढ़ाइएगा घटाइएगा। तो एरिया बढ़ाना घटाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बार बार अलग अलग कैपेसिटर। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट उसके डिस्टेंस को ही बढ़ाइएगा घटाइएगा, यानी कि गैंग करके कैपेसिटर रखते हैं, उसका डिस्टेंस को बढ़ाते घटाते हैं, तो उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस आपका वेरी करेगा, और ये ऐसा वेरी करेगा कि आपको वैल्यू पता हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हो गया। तो ये मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज से हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें समझने में। यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे क्या लगाए थे, इसमें, ठीक है, और या नोन था, ठीक है, बाकी जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ L1 डाले हैं, ये बाकी रेसिस्टेंस है यहाँ पे वेरी कराने वाला है। इसका आर्म का जो वैल्यू है, ये एसी यहाँ पे डाल रहे हैं, एसी डाल रहे हैं, और यही चीज आपको एग्जाम में एज इट इज फिगर बना देना है। डिटेक्टर है, अलग अलग 3 तरीके का डिटेक्टर होता है, ट्यून एम्पलीफायर होगा, या हेडफोन होगा, या वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर होगा। चलिए, बैलेंस कंडीशन, ये बैलेंस कंडीशन लिख सकते हैं, R1 की जगह क्या था, R1 प्लस जे ओमेगा L1। ठीक है, R4 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये लिखाएगा कैसे, कैपेसिटेंस से कैसे लिखाता है, इसको लिखना रहेगा, इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखिएगा, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पहले इसका लिखेंगे एडमिटेंस, एडमिटेंस कितना हो जाएगा, 1/R4 प्लस इसका क्या हो जाएगा, जे ओमेगा सी, और इसके बाद इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करके इसको पलट दीजिए, तब ये आपको आ जाएगा, सॉरी एडमिटेंस लिख दिए तो अब आपको आ जाएगा इम्पीडेंस। ठीक है, यही चीज यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत समझने में। बाकी यहाँ पे R2 R3 हो गया, R2 R3 डायरेक्ट हो गया। ठीक है, समझने में दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ पे इसी चीज को खोल दिया, अब सेपरेट कर लिया रियल और इमेजिनरी पार्ट, यहाँ से मेरा ये आ गया। अब यहाँ पे R1 भी मेरा निकल गया, L1 भी निकल गया। ठीक है, अब जो है एक क्वालिटी फैक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ऐसा है कि जैसे कि एक लट्टू नचाए हैं बचपन में, तो इतना तो बचपन नचाता है तो उसका लट्टू बहुत जल्दी रुक जाता है, आप नचाइएगा तो थोड़ा, क्यों ऐसा क्यों है, हाँ, तो मतलब कि जो एनर्जी उसमें स्टोर है, जो एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, आप वाला में ऐसा है कि वो ज्यादा समय तक चलेगा, लेकिन बच्चा में है कि वो एनर्जी कम है, डिसिपेट कर रहा है, तो वो कम समय में खत्म हो जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर उसका क्वालिटी को बताता है कि वो जो एनर्जी स्टोर है
और जो एनर्जी डिसिपेट कर रहा है किस क्वालिटी का है, ठीक है। तो यही क्वालिटी फैक्टर का आसान भाषा में इसी को कहते हैं। बाकी अब जितना वो साइकिल पढ़िए, ये फार्मूला, वो फार्मूला, क्वालिटी फैक्टर जहां देखिएगा तो आपको सीधा सीधी फार्मूला से ही बात करेगा, ये होता है, लेकिन आसान भाषा में समझिएगा तो यही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा क्वालिटी फैक्टर किसका है, तो ऐसा कौन सा चीज है जो नाच रहा है अभी तक रुका नहीं है, सबसे अच्छा क्वालिटी फैक्टर है। लेकिन आप जो देख रहे हैं वो साल दर साल देख रहे हैं, और जब इसको देखिएगा करोड़ साल पर, लाखों साल पर, तो क्या देखिएगा कि पहले का दिन जो था वो 24 घंटे का नहीं था और ज्यादा था, अब धीरे धीरे स्लो हो रहा है। तो आपका देखने का नजरिया अलग होना चाहिए, तब देखिएगा कि अच्छा अर्थ भी है, अब धीरे धीरे स्लो होते होते सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हर एक चीज का क्वालिटी फैक्टर है, वो डिसिपेट करेगा ही। तो यहाँ पे ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है, जो नेटवर्क में पढ़ना है, ओमेगा L1/R1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एडवांटेज देखते हैं। मैक्सवेल ब्रिज का कभी भी आएगा आपको प्रिंसिपल लिखने के लिए आएगा, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लिखवा दिए हैं, वही प्रिंसिपल आप लोग को सब में लिख देना है। एडवांटेज डिसएडवांटेज कंस्ट्रक्शन इतना ही आ सकता है, इसके अलावे आपको नहीं आएगा। इसीलिए हम पीपीटी में हर एक चीज को इसलिए डाल दिए ताकि आप लोग एग्जाम के पहले एक बार पीपीटी भी देख लीजिएगा, तो आप लोग को सब चीज किताब पढ़ने का जरूरत नहीं रहेगा। कम से कम यूनिट 1 में कोई किताब नहीं पढ़ना है, सिर्फ पीपीटी। अब मेरा नोट्स पढ़ के चल जाइए, आपका एग्जाम उतना से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है एडवांटेज। एडवांटेज क्या है? सबसे पहला है कि बैलेंस जो इक्वेशन आया, हम लोग सब जगह ओमेगा को देख रहे हैं कि काट दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, यानी फ्री फ्लो फ्रीक्वेंसी है। और इक्वेशन जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट आ रहा है, रियल पार्ट से रियल पार्ट आ रहा है, रियल पार्ट वाला में इमेजिनरी पार्ट से लेकर रियल पार्ट में पुट नहीं करना पड़ रहा है, सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और इससे जो हम लोग मेजर करेंगे, हाई रेंज इंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ये मेरा एडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज क्या है? इसमें डिसएडवांटेज क्या है? The Maxwell inductance capacitance bridge require a variable capacitor which is very expensive. जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। Thus sometimes standard variable capacitor is used in bridges. और दूसरा है कि इसमें मीडियम क्वालिटी कॉइल यानी क्यू फैक्टर जो है 1 से लेके 10 के लिए ही होता है। इसके ऊपर अगर क्वालिटी फैक्टर हाई है तो मैक्सवेल से मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी उसके लिए लाएंगे हेज ब्रिज, हेज ब्रिज, ठीक है। यानी कि हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए, हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए हेज ब्रिज, आपको याद रहेगा, हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए, हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए हेज ब्रिज, यही ध्यान रखना है कि हेज ब्रिज क्यों यूज होता है। तो हाई क्वालिटी फैक्टर वाले जो मतलब हाई क्वालिटी फैक्टर का जो ये रहेगा सर्किट रहेगा, वहां पे हम लोग हेज ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो H से हाई, H से हे, ये आपको याद रखना है। इसमें भी वही यूज करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस का यूज कर मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैपेसिटर को जो है कनेक्ट करते हैं सीरीज में रेसिस्टेंस के साथ। वहां पे क्या किए थे, पैरेलल में किए थे ना, यहाँ पे सीरीज में करेंगे। उसके बाद बाकी जो है, बाकी सब व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही ये कंस्ट्रक्शन है। ये कंस्ट्रक्शन जो है आप फोटो देखिएगा तो ज्यादा अच्छा है, समझिएगा। एज इट इज सब चीज यही है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में क्या था, यहाँ पे सिर्फ पैरेलल था और ये वैरी करने वाला था। यहाँ पे ये वैरी नहीं कर रहा है, सिर्फ ये सीरीज में है, ठीक है। ये समझने में किसी को दिक्कत? चलिए, अब ये इसका बस वही है, Z1 Z4 Z2 Z3, इसको करके यहाँ कर दिए, यहाँ से इक्वेट किए, ये मेरा टर्म आ गया, थोड़ा सा बड़ा टर्म आ गया। अब इसका क्वालिटी फैक्टर देखते हैं। जब क्वालिटी फैक्टर देखिएगा तो ये आया, यहां से आप L1 का जो वैल्यू आया, ये क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर है ना, ये 1/Q हो जाएगा ना, यहाँ पे
ओमेगा 4 इसको स्क्वायर कर दे तो ये ओमेगा 4 यहाँ यानी ओमेगा से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/q स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये ओमेगा अपना एक ओमेगा स्क्वायर को करके क्यू स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सब पे स्क्वायर चढ़ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसका कहीं ना कहीं जाके ये हो जाएगा, कटेगा, कहीं पे कटेगा, उसको सॉल्व कीजिएगा ना तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर L1 निकालने के लिए आपका जो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, वो क्या हो गया, ये हो गया। अब जैसे ही आपका हाई क्यू कॉइल आएगा, हाई क्यू कॉइल यानी कि क्वालिटी फैक्टर हाई रहेगा, मान लीजिए 100 है, क्यू बराबर 100 रहेगा, तो 100 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/100 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1/, तो ये 1/10,000, ये इस चीज को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोटा हो गया ना, जितना हाई होगा ये और छोटा होता जाएगा, तो छोटा होता जाएगा तो L1 का वैल्यू मेरा डायरेक्ट ये आ जाएगा, मतलब L1 का वैल्यू मेरा इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, L1 का वैल्यू मेरा इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसी को L1 का वैल्यू मेरा इतना हो गया, यानी कि हाई क्वालिटी फैक्टर जब भी हमको यूज करना रहेगा तो हम लोग किसको प्रिफर करेंगे, हेज ब्रिज को। ये हेज ब्रिज हो गया। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आपका देख लीजिए। पहले तो इसका है कि ग्रेटर जो भी क्वालिटी फैक्टर होगा इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसका ओनली डिसएडवांटेज ये है कि नॉट सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉइल हैविंग क्वालिटी फैक्टर लेस देन 10। हाँ, 10 से नीचे रहेगा तो हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। चलिए हो गया, इतना था। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई समझने में, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत। अगर आप लोग को मैक्सवेल ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं समझ में आया, ये देख लीजिए, आप लोग को समझ में अच्छा से आ जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें ब्रिज सर्किट के दो लेग्स को बैलेंस करके अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट दो रेजिस्टर को कंपेयर करता है, जिसमें से एक रेजिस्टर अननोन रेजिस्टर और एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ये दोनों रेजिस्टर आपस में ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की एक्यूरेट मेजरमेंट होती है, जिसके कारण इसे बहुत ही रिलायबल माना जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म्स होते हैं, जिसमें से 2 आर्म्स नॉन रेजिस्टेंस होते हैं और बाकी 2 आर्म्स में से एक अननोन रेजिस्टेंस और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इस सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट होता है, जो कि करंट को मेजर करता है। साथ ही इस पूरे सर्किट को एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कहने का मतलब ब्रिज में पैरेलल रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा। साथ ही सर्किट में लगे गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 होगी, जिसे नल डिफ्लेक्शन कहते हैं, और इस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ब्रिज अनबैलेंस होता है और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टर P और रेजिस्टर Q बैलेंस है, जबकि रेजिस्टर R और रेजिस्टर S अनबैलेंस है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टर S की रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज करेंगे और साथ ही गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू को नोट करेंगे। गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होने पर वेरिएबल रेजिस्टर S की वैल्यू को नोट करेंगे।
अब अननोन रेजिस्टर आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए